अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑस्टेंसिबल ऑनर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है ऑस्टेंसिबल ऑनर। ऑस्टेंसिबल ऑनर जो है वो एक अपेरेंट ऑनर होता है। अपेरेंट ऑनर मतलब जो कि ज़ाहिरी तौर पे ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट हमें मालिक लग रहा होता है लेकिन वो मालिक होता नहीं है। अब वो किस तरह से कि अगर कोई पर्सन किसी और के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो पर्सन तो एक्चुअल ऑनर है, लेकिन जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी खरीदता है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर होता है। फॉर एग्जांपल, मैं मिस्टर ए से प्रॉपर्टी खरीदती हूँ लेकिन मैं उसको अपने किसी रिलेटिव के नाम पे, अपने किसी फ्रेंड के नाम पे लगवा देती हूँ, तो इट मीन्स कि सोर्स ऑफ इनकम मेरा है, पैसा मैंने लगाया, लेकिन प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे रजिस्टर करवाने के बजाय उसको अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के नाम पे रजिस्टर करवा देती हूँ। तो वो जो मेरा रिलेटिव या फ्रेंड होगा वो होगा ऑस्टेंसिबल ऑनर, कि उसने पैसा नहीं लगाया, सोर्स ऑफ इनकम उसका नहीं है, जस्ट उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई है और वो ज़ाहिरी तौर पे अपेरेंटली उस प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन एक्चुअल ऑनर कौन है? मैं हूँ, क्योंकि मैंने पैसा लगाया है, सोर्स ऑफ इनकम मेरा है और प्रॉपर्टी खरीदी मैंने है। अब ये जो ऑस्टेंसिबल ऑनर का केस है वो किन किन केसेस में अराइज होता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। कि जब एक पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी करप्शन से कमाई हो, करप्शन की हो, तो वो क्या करता है कि उसको छुपाने के लिए, अपने उस ब्लैक मनी को छुपाने के लिए, वो अपने नाम पे उसको प्रॉपर्टी को करवाने के बजाय वो अपनी किसी औलाद के नाम पे, किसी अपने रिलेटिव के नाम पे या किसी भी और स्ट्रेंजर के नाम पे उसको रजिस्टर करवा देता है, ताकि वो पकड़ा ना जाए, कि उससे एहतसाब ना हो, उससे अकाउंटेबिलिटी ना हो। या फिर टैक्स से बचने के लिए, ज़ाहिर है अब एक बंदे के नाम पे इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती जाएगी, चाहे वो उसने लीगल वे से कमाई हो या इलीगल तरीके से कमाई हो, तो फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा, उससे एहतसाब होगा, टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो उससे भी बचने के लिए वो क्या करता है, वो उसको किसी थर्ड पर्सन के नाम पे लगवा देता है। अब इसकी एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक घर खरीदते हैं और उसकी कंसिडरेशन जो है वो उसको दे देते हैं और पोजेशन भी हो जाती है, कंसिडरेशन भी दे दी जाती है। लेकिन जिस दिन वो प्रॉपर्टी मिस्टर ए के नाम पे रजिस्टर होनी है, उस दिन मिस्टर ए को मुल्क से बाहर जाना पड़ जाता है किसी ज़रूरी काम की वजह से। तो अब क्या होता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि भाई मुझे तो मुल्क से बाहर जाना पड़ गया है, तो तुम ऐसा करो कि ये जो प्रॉपर्टी तुमने मेरे नाम पे रजिस्टर करवानी थी, इसकी रजिस्ट्री तुम मेरे भाई के नाम पे कर दो, या फिर कह देता है कि मेरे दोस्त के नाम पे कर दो या नेबर के नाम पे कर दो, कि ये मेरा बहुत ज़्यादा एतमाद वाला बंदा है, तो मुझे इससे कोई डर ख़तरा नहीं है, आप जो प्रॉपर्टी है वो इसके नाम पे रजिस्टर करवा दें, इसके नाम पे लगा दें, तो जैसे ही मैं मुल्क में वापस आऊँगा तो मैं इससे प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लूँगा। तो ये भी एक ऑस्टेंसिबल ऑनर का केस है कि पैसा जो है वो मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने ख़रीदी है, लेकिन जो रजिस्ट्री है वो किसी थर्ड पर्सन के नाम पे हो जाती है, जो कि अपेरेंट ऑनर है, जो डॉक्यूमेंट पे ऑनर नज़र आ रहा है लेकिन उसने पैसा नहीं लगाया, वो ऑनर नहीं है। तो यहाँ पे हम अब कुछ इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसमें वो कहता है ही इज़ नॉट अ रियल ऑनर, के ऑस्टेंसिबल ऑनर जो है वो रियल ऑनर नहीं होता, बट द रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी परमिट्स हिम टू होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ रियल ऑनर। लेकिन जो प्रॉपर्टी का रियल ऑनर होता है वो अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल ऑनर को कहता है कि तुम इस प्रॉपर्टी के रियल ऑनर की तरह से एक्ट करो और उसी तरह से उस प्रॉपर्टी को एज अ रियल ऑनर होल्ड करो। और नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर सच ट्रांसफर इज नॉट वॉइड, कि अगर ऑस्टेंसिबल ऑनर जो है किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो वो जो ट्रांसफर है वो वॉइड नहीं होगा। इसमें जो रेलिवेंट प्रोविजन है ऑस्टेंसिबल ऑनर से रिलेटेड वो है सेक्शन 41, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं मीनिंग जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, ऑस्टेंसिबल ऑनर इज द अपेरेंट ऑनर, यानी कि एक्चुअल नहीं है या जस्ट वो अपेरेंट है, जाहिरी तौर पे हमें ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट वो हमें मालिक नजर आ रहा है। सेक्शन 41 जो है वो डील करता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, यानी कि जो एक्चुअल ऑनर ने प्रॉपर्टी खरीद कर, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे पैसा लगाकर खरीद कर ऑस्टेंसिबल ऑनर के नाम लगाई है,
क्या ऑस्टेंसिबल ऑनर उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है? अगर वो सेल करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो क्या वो ट्रांसफ़र वॉइड होगा या वैलिड होगा या वॉइडेबल होगा? तो यहाँ पे मैं आपको सेक्शन 41 का एक जनरल ओवरव्यू देती हूँ, एक जनरल कॉन्सेप्ट देती हूँ। सेक्शन 41 कहता है कि अगर ऑस्टेंसिबल ऑनर रियल ऑनर की कॉन्सेंट के साथ उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है फॉर कंसिडरेशन, तो वो ट्रांसफ़र जो है वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। साथ ही साथ सेक्शन 41 में ये चीज़ भी कही गई है कि वो जो ट्रांसफरी है, वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है जो बंदा ऑस्टेंसिबल ऑनर से, उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदते हुए रीजनेबल केयर भी की हो। रीजनेबल केयर का मतलब ये कि जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से देखेगा कि जिस बंदे से मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसका टाइटल परफेक्ट है भी कि नहीं, क्या वो प्रॉपर्टी सेल आउट करने का उसको अथॉरिटी है या नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि जिस बंदे से मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ वो ऑस्टेंसिबल ऑनर है, तो वो उससे ये पूछेगा कि भाई तुम तो ऑस्टेंसिबल ऑनर हो, तुम मुझे ये प्रॉपर्टी बेच रहे हो, क्या तुमने इसको ट्रांसफर करने की कॉन्सेंट जो है वो रियल ऑनर से ली है या नहीं ली है। तो इस चीज़ को कंफर्म करेगा, तो ये होगा रीजनेबल केयर कि उसने प्रॉपर्टी को बहुत केयरफुली परचेज किया है। और अगर वो ट्रांसफरी रीजनेबल केयर को अप्लाई करते हुए गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी ऑस्टेंसिबल ऑनर से लेता है, तो कल को जो रियल ऑनर है वो उसके खिलाफ कोई एक्शन रेज नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि एक्चुअल ऑनर मैं हूँ, पैसा मैंने लगाया है और ऑस्टेंसिबल ऑनर का कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी को सेल करने का, और तुमने जो ये प्रॉपर्टी खरीदी है, ये जो ट्रांसफ़र है, ये वॉइड है। तो ऐसा वो एक्शन रेज नहीं कर सकता। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको आम ज़ुबान में बेनामी जायदाद भी कहा जाता है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको बेनामी ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। पाकिस्तान में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट भी आया है, जिसकी रूह से ये एक गलत काम है। आप किसी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकते हो, तो ये एक गलत चीज़ है, और अगर आप ये करते हो तो आपको इसके लिए सज़ा भी होती है और इसके लिए फ़ाइन भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लॉ जो है वो हमें मना करता है कि आपने किसी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। लेकिन अगर आप किसी के नाम पे प्रॉपर्टी रखते हो, किसी के नाम पे ख़रीदते हो, तो आपको ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि आप ही इसके एक्चुअल ऑनर हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अगर किसी के नाम पे प्रॉपर्टी ख़रीदते हो और वो कल को कहे कि जी मैंने ही पैसा इन्वेस्ट किया है, इस प्रॉपर्टी को मैंने ही खुद ख़रीदा है और ये बंदा जो है वो एक्चुअल ऑनर नहीं बल्कि मैं ही असल मालिक हूँ। तो वहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है, इसके नाम पे मैंने प्रॉपर्टी लगवाई थी, ये ऑस्टेंसिबल ऑनर है, मैं रियल ऑनर हूँ। उसको प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये प्रॉपर्टी किस सोर्स ऑफ इनकम से ख़रीदी थी, यानी कि आपके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है कि आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीद सको। साथ साथ आपको एक वैलिड ग्राउंड भी बतानी पड़ेगी कि आपने इस वजह से, इस मजबूरी के तहत जो है ये प्रॉपर्टी इस बंदे के नाम लगवाई थी, और आपने इसको ये बोला था कि मैं बाद में ये प्रॉपर्टी तुमसे वापस ले लूँगा। तो आपको वो एक रीज़नेबल जो ग्राउंड है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपने करप्शन के पैसे को, ब्लैक मनी को छुपाने के लिए आपने प्रॉपर्टी उसको उसके नाम लगा दी या टैक्स से बचने के लिए, तो ये कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे आप बहुत वीक पड़ सकते हो, तो आपको एक वैलिड ग्राउंड बताना जिस तरह पड़ेगा से मैंने आपको वो एग्जांपल दी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान प्रॉपर्टी की सेल परचेज का एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, कंसिडरेशन दे दी, पोजेसन ले ली, लेकिन अब जिस दिन वो प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर होनी थी मिस्टर ए के नाम पे, उस दिन मिस्टर ए को मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। तो उन्होंने सेलर से बोला कि आप ये प्रॉपर्टी जो आपने मेरे नाम पे रजिस्टर करवानी थी, आप वो मेरे भाई के नाम पे रजिस्टर कर दें, और जब मैं मुल्क वापस आऊँगा मैं वो प्रॉपर्टी अपने भाई से ले लूँगा। तो ये एक रीज़नेबल ग्राउंड हो सकता है। यहाँ पे अब हम एसेंशियल्स कंडीशंस देख लेते हैं फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 41। इसमें वो कहता है कि ट्रांसफ़र जो है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर ने किया हो, यानी जो अपेरेंट ऑनर है उसने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया हो, और प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल होनी चाहिए। थर्ड जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है कि जो रियल ऑनर है उसकी कंसेंट के साथ अपेरेंट ऑनर ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया हो। कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। और फोर्थ पे जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन, यानी कि जो ऑस्टेंसिबल ऑनर ने ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी, उसने उसके बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर लिया हो, समथिंग इन रिटर्न ज़रूर लिया हो, यानी कि उसने वो प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट ना की हो, उसकी कंसिडरेशन उसने ली हो। तो ये भी एक
इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेक्शन 41 का। फिफ्थ पे जो पॉइंट है वो है कि ट्रांसफ़र कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द रियल ऑनर। इसमें वो कहता है कि अगर ऑस्टेंसिबल ऑनर ने रियल ऑनर की कंसेंट के साथ प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र की है फॉर कंसिडरेशन, तो ये जो ट्रांसफ़र है इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बाद में इसको जो है इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जा सकता। रियल ऑनर ये नहीं कह सकता कि जी मैंने पैसा खर्च किया है, मैं मालिक हूँ और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ट्रांसफ़र है, ये वॉइड है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है कि रीजनेबल केयर मस्ट हैव बीन टेकन बाय ट्रांसफरी। यानी कि जब वो बायर है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर से जब प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो वो उसको रीजनेबल केयर करे, उसको ख़रीदने में ये देखे कि ये जिससे मैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ उसके पास परफेक्ट टाइटल है भी या नहीं, वो प्रॉपर्टी सेल करने का ऑथोराइज है भी या नहीं है, और क्या ऑस्टेंसिबल ऑनर ने रियल ऑनर से कंसेंट ली है इस प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रीजनेबल केयर में आ जाती हैं जो कि ट्रांसफरी को देखनी होती हैं बिफोर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है गुड फेथ। इसमें वो कहता है कि ट्रांसफरी जो है अगर उसने गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है यानी रीज़नेबल केयर कर ली है, उसके बाद उसने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, तो यहाँ पे इक्विटेबल प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है कि जो एक्चुअल ऑनर है वो कोई इशू नहीं रेज कर सकता कि जी प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर मैं हूँ, तो ये जो ट्रांसफ़र है इसको, ये जो इंतकाल है इसको तोड़ा जाए। तो अगर गुड फेथ में ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो जो ट्रांसफ़र है वो वाइड नहीं होगा बल्कि वैलिड होगा। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें वो कहता है कि फर्स्ट इंस्टांस में ट्रांसफरी को ये शो करना पड़ता है कि उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उसने रीज़नेबल केयर की है प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले। और सेकेंडली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो रियल ऑनर के ऊपर होता है, उसको ये साबित करना पड़ता है कि मैं ही मालिक हूँ, मैंने ही पैसा इन्वेस्ट किया है और जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर है, वो रियल ऑनर नहीं है, उसके पास राइट नहीं था। तो आज के टॉपिक का मेन कंक्लूजन यही है कि जो पर्सन पैसा इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी को ख़रीदने में वो होता है एक्चुअल ऑनर, रियल ऑनर, और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है, जिसके नाम पे लगवाई जाती है, वो होता है अपेरेंट ऑनर। सेक्शन 41 कहता है कि जो अपेरेंट ऑनर है, जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है, अगर वो रियल ऑनर की कंसेंट के साथ कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, सेल करता है फॉर कंसिडरेशन, तो वो जो ट्रांसफ़र है वो वाइड नहीं होगा बल्कि वैलिड होगा। शर्त ये है कि वो जो ट्रांसफरी है, जो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला है, उसने उसमें रीज़नेबल केयर की हो कि जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है उसने रियल ऑनर से कंसेंट ली है और जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है वो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ऑथोराइज है। और सेक्शन 41 के ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर पूरे होंगे तो ये जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड होगा, वाइड नहीं होगा बल्कि वैलिड होगा अंडर सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। साथ ही साथ उसने एक मेन चीज़ ये भी बता दी है जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग है। उसमें वो कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी हम किसी के नाम पे ख़रीदते हैं अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए या टैक्स से बचने के लिए या किसी और रीज़न पे, ये वॉइड है, हम ऐसा नहीं कर सकते, लॉ हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और अगर हम किसी के नाम पे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो इट मीन्स हम ये जुर्म कर रहे हैं जिसकी हमें 1 साल से 7 साल तक के लिए कैद हो सकती है और साथ फाइन भी हो सकता है। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।